Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 2 of class 10th retail and the topic is retail store operations. Right? तो इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट कवर करेंगे. सेशन 1 में आपकी बुक में स्टोर लेआउट के बारे में बताया है. तो स्टोर लेआउट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस तरह स्टोर के एलिमेंट्स स्टोर में जैसे फिक्चर्स होते हैं, है ना, गुड्स होते हैं. मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स. ठीक है. काउंटर्स रखे होते हैं, किस तरह रखे हुए हैं ताकि शॉपिंग कस्टमर्स आए, शॉपिंग करें, सेल्स इंक्रीज हो. तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में स्टोर लेआउट का मतलब है कि किस तरह चीज़ों को स्टोर में फिजिकली अरेंज किया गया है. राइट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, स्टोर लेआउट. अब स्टोर लेआउट इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरह गुड्स को बेटा रखा जाता है उसका इम्प्रेशन कस्टमर पे पड़ता है. कस्टमर जब शॉप में आता है, राइट, तो कस्टमर, इफ द थिंग्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर वे, तो कस्टमर जो है उसको गुड्स को वो खरीदेगा. एम्बियंस अच्छी होती है, ही विल फील वेरी हैप्पी एंड उसका इम्पैक्ट कस्टमर की शॉपिंग पे भी रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कि जो फ्री स्पेस होता है स्टोर में जहां कस्टमर्स मूव करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ओके, पाथवे बोल सकते हो आप. फ्री स्पेस या पाथवे जहां से कस्टमर्स मूव होता है. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज गुड लेआउट? पर्पस क्या है? अच्छा लेआउट क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टोर का जो एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, ठीक है, चीज़ों को ढंग से अरेंज किया जाए, कस्टमर पे लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ता है, सेल्स बढ़ती है. कस्टमर्स जो है, अगर चीज़ों को ढंग से अरेंज किया हुआ है, चलने की भी जगह स्टोर में, कस्टमर की मूव करने की भी जगह दी हुई है कि कस्टमर फ्रीली मूव कर सके. ठीक है. तो इट ऑल्सो गिव सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर की चीज़ें बहुत क्लटर नहीं है. फिर अगर आप चीज़ों को ढंग से अरेंज करेंगे तो जो स्टोर का स्पेस है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड कस्टमर्स भी आपके जो हैं दे विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड. फिर इससे एक चीज़ और है, अगर चीज़ों को ढंग से अरेंज किया गया है तो सेफ्टी भी होती है. जो शॉप करने वहाँ पे आ रहे हैं, कस्टमर शॉपिंग करने आ रहे हैं, इट इंश्योर्स देयर सेफ्टी ऑल्सो. नाउ there are certain considerations which has to be kept in mind for store layout. तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन कौन सी considerations ध्यान में, consideration मतलब कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्टोर लेआउट के लिए. सो सबसे पहला है स्टोर लेआउट. स्टोर लेआउट का मतलब स्टोर एटमोसफेयर. तो स्टोर एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए. राइट. चीज़ों को शेल्स में प्रॉपर्ली अरेंज करना चाहिए, कोई बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए. ठीक है. डर्टी नहीं होना चाहिए. फ्लोर्स, वॉल्स, सब कुछ क्लीन होने चाहिए. ईटेबल्स अलाउड नहीं होना चाहिए. तो पहली चीज तो है एटमोसफेयर कैसा है. देन एनहेंस सेल्स. एनहेंस सेल्स का मतलब है कि सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं. लेआउट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर जो है स्टोर में इजीली मूव कर सके. ठीक है. अगर ढंग से अरेंज किया जाए चीज़ों को प्रॉपरली और कस्टमर्स के लिए मूव करने के लिए स्पेस भी दी जाए, तो क्या होता है, शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है कस्टमर्स के लिए. फिर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो डेस्टिनेशन आइटम्स है, अगर कस्टमर्स मिल्क या कर्ड खरीदने आए तो उसको सबसे एंड में रखिए. क्यों? क्योंकि कस्टमर उनको खरीदने के लिए काफ़ी मूव करके जाएंगे. अगर पीछे स्टोर के बिल्कुल एंड कॉर्नर में रखी हुई है तो कस्टमर्स उनको खरीदने, अगर वो ये वाली चीज़ें आए हैं तो उनको लेने के लिए वो दे विल मूव टिल एंड. और इस चक्कर में क्या हो जाता है, इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है. इम्पल्सिव बाइंग का मतलब है कि अब वो जो चीज़ों को नहीं भी खरीदना चाह रहे थे, अगर वो मूव करेंगे पूरा पाथ, ठीक है, सपोज कस्टमर ने यहाँ एंटर किया है और वो लेने आए हैं मिल्क जो एंड काउंटर पे पड़ा है, एंड रैक में, तो वो पूरा यहाँ से चलेंगे कस्टमर्स और रास्ते में जो चीज़ें और डिस्प्ले है उनको भी देखते जाएंगे. सपोज इधर बिस्किट्स के पैकेट है, तो अगर लेने तो वो सिर्फ मिल्क आए थे, लेकिन जो रास्ते में बाकी चीजें हैं और उनको चल के जा रहे हैं मिल्क लेने के लिए,
तो हो सकता है वो उनको भी खरीद ले। तो दिस इज द थिंग, राइट। थर्ड, मैक्सिमाइज रिटर्न पर स्क्वायर फुट सॉरी। सो इसका मतलब है कि वन हैज टू ऑप्टिमाइज सेलिंग एंड नॉन सेलिंग स्पेस। सेलिंग स्पेस क्या होता है? जहाँ पे गुड्स को डिस्प्ले किया गया है ताकि कस्टमर्स उसको खरीदे। नॉन सेलिंग स्पेस कौन सा होता है बेटा? कि जहाँ पे गुड्स तो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं बट वो स्पेस कस्टमर के मूवमेंट के लिए छोड़ा हुआ है। तो आपको कितना सेलिंग के लिए स्पेस रखना है, कितना कस्टमर के मूवमेंट के लिए रखना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, अच्छी तरह यूज करना है। देन वॉल्स, विंडोज, फ्लोर स्पेस को भी ढंग से इफेक्टिवली यूज करना है, राइट। इन और ये भी इंश्योर करना है कि इजी मूवमेंट हो स्टोर में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ फोर्थ ऐसी कौन सी चीज है जिसको ध्यान पे रखना है? वन हैज टू मैच लेआउट विद द मर्चेंडाइज टाइप एंड टारगेट मार्केट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सपोज अगर म्यूजिक का स्टोर है तो वहां पे मेन किसको आप म्यूजिक स्टोर किसको अपील करता है? यूथ को अपील करता है। तो वहां पे ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए, एनर्जेटिक म्यूजिक होना चाहिए। तो लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वो टारगेट मार्क कस्टमर्स को, जिस तरह के कस्टमर उस स्टोर पे विजिट करते हैं उनको उनके स्टाइल को मैच कर सके। अब ज्वेलरी है या बुटीक है, वहां पे सोफोस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए, काम एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन फिफ्थ इज कस्टमर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि काफी वाइड पाथवेज, इसका मतलब है वो एरिया पैसेज जहाँ पे कस्टमर मूव करते हैं वो काफी ब्रॉड होना चाहिए, काफी ऐसे कस्टमर के लिए काफी स्पेस होना चाहिए कि दे कैन फ्रीली मूव फ्रॉम दिस चैनल, ताकि कंजेशन ना हो। ठीक है, नॉन स्लिपरी फ्लोर्स होने चाहिए और फर्नीचर में कोई शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। देन फैसिलिटीज होनी चाहिए डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड एंड मदर्स विद इन्फेंट्स, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोविजन होनी चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट। क्यों स्टोर लेआउट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कस्टमर जो है स्टोर लेआउट, अगर स्टोर लेआउट मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह गुड्स को अरेंज किया गया, तो कई बार क्या होता है लेआउट में ये चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ता है कि प्रॉपर साइनेज बोलते हैं कि सिंबल्स होता है, जैसे ऐसे होता है ना कि लेफ्ट के डायरेक्शन का एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर रैक है जहाँ पे ये चीजें हैं। तो इस तरह कस्टमर को डायरेक्शन भी मिलती है कि नाउ दिस एरो, लेफ्ट एरो इज विल लीड यू टू दिस पर्टिकुलर रैक, तो कस्टमर को गाइड करता है। फिर इम्पल्सिव बाइंग भी इनकरेज करता है। इम्पल्सिव बाइंग मैंने अभी बताया था कि कस्टमर जो अगर मिल्क या बटर लेने आया और वो लास्ट में रखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको बेसिकली उनको लास्ट काउंटर पे रखो ताकि कस्टमर उसको लेने के चक्कर में जो बाकी चीजें रास्ते में डिस्प्ले हो रही हैं, बिस्किट्स, चिप्स, वो भी खरीद ले। वन हैज टू ऑप्टिमाइज सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एरियाज, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये एक तरह से रीकैप है जो हमने अभी पढ़ा है सारा, राइट। एंड इट हेल्प्स इन इजी सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अच्छी तरह गुड्स को आपने अरेंज किया है तो कस्टमर के लिए इजी हो जाता है सिलेक्ट करना, एंड सेल्स भी इससे बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ स्टोर लेआउट। तो आपको पहले देखना है स्पेस कितना है आपके पास, और फिर आपको देखना है इस स्पेस को कैसे डिवाइड करना है। सेलिंग एरिया में जहाँ पे गुड्स को रखे जाते हैं, और नॉन सेलिंग एरियाज में जहाँ पे गुड्स को नहीं रखे जाते हैं। वो एरिया किसके लिए है? कस्टमर्स के मूवमेंट के लिए। देन आपको देखना है कि कस्टमर के मूवमेंट के लिए जो स्पेस कितना है अवेलेबल है, एंड प्रोविजन भी होनी चाहिए सेल्फ सर्विस के लिए। इस तरह गुड्स को अरेंज करना चाहिए ताकि कस्टमर उसको पिक करे और अपने आप जाए और पिक कर ले। एंड you have to also choose
द प्रेजेंटेशन टेक्निक, किस तरह आपको गुड्स को प्रेजेंट करना है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होके गुड्स को खरीदे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ रिटेल स्टोर लेआउट. तो पहला तो है बेटा स्ट्रेट फ्लोर प्लान, सेकेंड डायगोनल फ्लोर प्लान. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी. ओके, उसके बाद है आपका एंगुलर फ्लोर प्लान, मिक्स्ड स्पाइन लेआउट बोलते हैं इसे. तो देखते हैं स्ट्रेट फ्लोर प्लान क्या होता है. इसमें जो वॉल्स और फिक्चर्स है दे आर अरेंज्ड स्ट्रेट, ऐसे जितने भी फिक्चर्स है. फिक्चर्स क्या होते हैं, वो रैक्स. फिक्चर्स का मतलब होता है रैक्स, जहाँ पे गुड्स को रखा हुआ है. ठीक है, तो वो स्ट्रेट अरेंज किए जाते हैं, या ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रीबॉक में, नाइक में. तो एडवांटेज क्या है इसका कि लोग जो है इस तरह अपने आप मूव करते हैं जब रैक्स को देखते हैं और वो चीज़ों को खरीद लेते हैं. राइट. सो डिसएडवांटेज क्या है, स्पेस यहाँ पे एफिशिएंटली यूज नहीं होता है. राइट. और विजन जो है ब्लॉक हो जाता है. डायगनल में कैसे होते हैं, ऐसे रखा होता है डायगनली. यहाँ पे रैक्स को डायगनली अरेंज. तो यहाँ कहाँ पे मिलता है, शॉपर स्टॉप में देखने को मिलते हैं ऐसे फ्लोर प्लान, ऋतु वियर्स में. तो इसमें भी इम्पल्सिव बाइंग होती है. राइट. इजिली आप मूव कर सकते हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है ये वाला डिजाइन. थर्ड एंगुलर. एंगुलर में क्या होता है, कर्व्ड है, कर्व्ड वे में फिक्चर्स को अरेंज किया है, कर्व्ड ऐसे. ठीक है. वॉल्स भी इस तरह होती है स्टाइलिश. तो ये कहाँ पे, रिलायंस फ्रेश में आपको दिखेगा. तो एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है. राइट. मेंटेनेंस इजी है, लेकिन लुक्स जो है ना बहुत अच्छी नहीं लगती है, क्लटर्ड लगती है. फोर्थ मिक्स्ड में क्या है, ये कंबाइन करता है स्ट्रेट और डायगोनल लेआउट को. राइट. सो इट बैलेंसेस एस्थेटिक, मतलब लुक वाइज ठीक लगता है, एफिशिएंसी है, कस्टमर मूव कर लेता है, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. तो ये आपको इस तरह, मैंने इसको इस तरह नोट्स को बनाया है कि पहले मैंने टाइप्स लिख दिए बेटा, ये टाइप्स है. फिर ये टाइप के बारे में डिस्क्राइब किया है. देन हर टाइप का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इस तरह. इफ यू वांट सच नोट्स तो आप कमेंट सेक्शन पे ठीक है कमेंट लिख के बता सकते हैं कि मैम हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म आल्सो. राइट. सेकेंड सेशन आपकी बुक में है स्टोर डिजाइन. स्टोर डिजाइन का मतलब क्या है कि बेस्ट मेथड चूज करना सो दैट यू कैन प्रेजेंट द गुड्स. कैसे आपको शेल्व्स रखने हैं, हैंगर्स, ठीक है, बोर्ड्स, डम टेबल एक्सेट्रा. डिजाइन कैसा होगा कि आपको बेस्ट मेथड चूज करना है जिससे आप गुड्स को प्रेजेंट कर सको. ऑब्जेक्टिव क्या है स्टोर डिजाइन का, कि रिटेलर की स्ट्रैटेजी बेसिकली इम्प्लीमेंट आप कर सको. ठीक है. डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि रिटेलर ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, स्ट्रैटेजी क्या होती है रिटेलर की, कि वो मैक्सिमम गुड्स को सेल कर सके. तो डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए कि रिटेलर की जो स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम सेल अचीव करने की, वो पॉसिबल हो सके. फिर कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके. डिजाइन इस तरह होना चाहिए कि कस्टमर देख के अट्रैक्ट हो और गुड्स को खरीदे. प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन दी लेआउट. इसका मतलब है अगर आपको कुछ भी कोई मॉडिफिकेशन भी चाहिए, अभी आपको लग रहा है कि हाँ ये डिजाइन है और नेक्स्ट ईयर यू वांट सम लिटिल बिट चेंजेस, तो चेंजेस की पॉसिबिलिटी हो. ठीक है. एंड कॉस्ट भी कंट्रोल में हो. देन लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आपको ध्यान में रखनी है कि सेफ्टी इश्यूज एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ स्टोर डिजाइन.
तो एलिमेंट्स में आपका स्टोर लेआउट टाइप्स है 3 तरह के बेटा, ग्रिड लेआउट, रैक ट्रैक लेआउट, फ्री फ्रॉम लेआउट। सो व्हाट इज ग्रिड लेआउट? यहाँ पे स्ट्रेट आयल्स होते हैं, राइट? तो स्ट्रेट पैसेजेस होते हैं ताकि दिस इज डायगोनल नॉट स्ट्रेट, लेट मी ड्रॉ अगेन स्ट्रेट। कस्टमर्स जो है इजीली मूव करते हैं स्टोर में। और रेस ट्रैक लेआउट क्या होता है? यहाँ पे लूप पैसेजेस होते हैं ऐसे लूप की तरह। फ्री फॉर्म में कैजुअल है, कैजुअल अरेंजमेंट होता है, राइट? नाउ साइनेज एंड ग्राफिक। साइनेज एंड ग्राफिक, साइनेज और ग्राफिक का क्या मतलब होता है कि स्टोर में बहुत सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं जो गाइड करते हैं कस्टमर को। ठीक है, साइन बोर्ड लगे होते हैं कि जैसे यहाँ कुछ ऐसे इंडिकेशन होता है, लेफ्ट की तरफ एरो कि आप इधर जाएंगे तो स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाइए तो आपको ये वाला काउंटर मिल जाएगा। ठीक है, नमकीन इस साइड है, ग्रोसरीज उस साइड है, एक्सेट्रा। तो कस्टमर्स को ऐसे साइन क्यों लगाए जाते हैं? ताकि कस्टमर्स की हेल्प के लिए उनको प्रोडक्ट्स मिल जाएं इजीली, पता लग जाए कि ये वाला जो साइन है कौन से डिपार्टमेंट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। यस एंड इट एनहेंस स्टोर एटमॉस्फेयर। स्टोर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा एनहेंस करने के लिए भी लगाए जाते हैं, राइट? नाउ फीचर्स एरियाज, थर्ड इज फीचर एरियाज। इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले स्पॉट्स लगाए जाते हैं स्पेशली ताकि कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर लिया जाए। स्पेशल डिस्प्ले स्पॉट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर सपोज हल्दीराम है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो उसको कैसे डिस्प्ले करेगा? आप बिलिंग काउंटर में जाएंगे तो वहां पे ही उन्होंने ऐसे बॉक्सेस डिस्प्ले पे लगाए होंगे ताकि जब आप बिल देने पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप कहेंगे ये कौन सा नया प्रोडक्ट है, तो आपका ध्यान जाता है, राइट? देन फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले and all such things that you can do. Fourth is space management. स्पेस मैनेजमेंट में क्या है कि आपको देखना है कैसे स्पेस को एलोकेट करना है अलग अलग ब्रांड्स में, राइट? तो आप कैसे स्पेस को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग ब्रांड्स में? आप देखते हो कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर कितना रहेगा, और स्टोर अगर आप इस तरह स्पेस को मैनेज करेंगे उसका सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सेट्रा। नाउ फिफ्थ वन इज एटमॉस्फेयर इन स्टोर डिजाइन। जब भी स्टोर का डिजाइन आप प्लान करते हो आपको लाइट का यूज करना है, कलर्स का, सॉफ्ट म्यूजिक का, सेंट का, ताकि कस्टमर्स जो है उनको अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, राइट? लाइटनिंग होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए बट बहुत हार्श नहीं होनी चाहिए। नाउ टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टोर डिजाइन एंड लेआउट। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। साइनेज, दूर से ही साइन बोर्ड्स जो है कस्टमर को विजिबल होनी चाहिए और उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एम्बियंस पॉजिटिव होना चाहिए, कस्टमर्स खुश होके जाएं स्टोर से। मैनिक्विन्स मीन्स कि रिफ्लेक्ट, इट शुड रिफ्लेक्ट द टारगेट मार्केट, इट शुड डिस्प्ले लेटेस्ट ट्रेंड्स, राइट? ट्रायल रूम्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा ना, क्लीन मिरर्स होने चाहिए। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है जब भी स्टोर का डिजाइन जब जो है वो हम प्लान करते हैं। वॉल कलर्स लाइट होने चाहिए, फर्नीचर फिक्चर्स कैसे होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, और बहुत ओवर ये ना हो कि आप फर्नीचर स्टोर में पूरा फर्नीचर ही फर्नीचर दिखाई दे, राइट? सो ये चीजों का। और अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है मॉडल्स, जो डमीज नहीं रखे होते हैं बेटा,
ठीक है, वो डिस्प्ले करने चाहिए लेटेस्ट ट्रेंड्स, जैसे हमने बाहर डमीज में कपड़े पहने होते हैं, क्या लेटेस्ट फैशन चल रहा है। देन मर्चेंडाइज अरेंजमेंट, किस तरह शेल्फ में उनको अरेंज करना है। म्यूजिक लाउड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फ्लोर्स क्लीन होने चाहिए, बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंट्रेंस एग्जिट। देन थेफ्ट प्रिवेंशन मेजर, तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको एंट्रेंस में या एग्जिट में गुड्स को नहीं डिस्प्ले करना बाहर। एग्जिट में अगर करोगे तो देयर इज चांस ऑफ थेफ्ट। फिर एक्सपेंसिव ज्वेलरी आपको लॉक्ड कैबिनेट्स में रखनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरास फंक्शन होने चाहिए। स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन कस्टमर्स को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि जब भी वो एंटर करें अपने बैग्स डिपॉजिट कर दे गार्ड्स को। फिर लिमिट द कस्टमर टू 3 ड्रेसेस एट अ टाइम इन ट्रायल रूम्स, तो ट्रायल रूम में कस्टमर को बोलना चाहिए कि सिर्फ मैक्सिमम आप 3 ड्रेसेस ही लेके जा सकते हैं, एक साथ बल्क में मत ले जाइए। देन सेशन 3 इज स्टोर प्रोसीजर्स। इम्पोर्टेंस क्यों है स्टोर प्रोसीजर्स का? क्योंकि स्टोर प्रोसीजर्स अगर ढंग से प्लान आउट किए गए हैं तो रिटेल ऑपरेशंस जो है वो बहुत स्मूथ रहते हैं बेटा, राइट। सो आप ये देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये क्या होते हैं? दे आर रिटन इंस्ट्रक्शंस जिसमें बताया होता है कि सारी रूटीन टास्क या रेपिटेटिव एक्टिविटीज जो है वो मेंशन की होती है। ये कौन से प्रोसीजर्स हैं? जिसमें डेली आप जो एक्टिविटीज करते हो वो लिखी होती है। सो बेनिफिट्स क्या है इनके? सेल्स इंक्रीज होना, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ना, एम्प्लॉयज को क्लियरली पता है कि ये प्रोसीजर उसको फॉलो करने हैं तो वो काम को ढंग से करेगा, राइट। और स्टोर की इमेज भी इंक्रीज होती है, राइट। नाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो रिटेलर्स तो आजकल आपको पता ही है टेक्नोलॉजी का यूज करते ही है। पॉइंट ऑफ सेल में आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं पेमेंट करते हैं, राइट। तो वहाँ से अगर डिजिटली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं रिटेलर तो वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं कितनी सेल्स हुई है, कितना स्टॉक पड़ा है, एक्सेट्रा। और मैनेजर्स को भी पता है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके पता लगा सकता है कि कितना स्टॉक है और कितना दोबारा ऑर्डर करना है। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसीजर, सो यहाँ पे इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जा सकता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। कैसे मैनेज करा जा सकता है कि हम देखते हैं कि हमें जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं क्या वो मैच कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर किए थे। रिटेलर ये चेक करता है। रिटेलर ने सपोज सामान अपने स्टोर में मंगाया है, ऑर्डर किए थे 10,000 और वो रिसीव जब ऑर्डर करेगा तो वो वेरीफाई भी करेगा कि हाँ उसको इतने 10,000 यूनिट्स मिले हैं या नहीं। काउंटिंग होती है रेगुलर स्टॉक की। सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कैमरास वगैरह का यूज किया जाता है थेफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए। देन मार्केटिंग प्रोसीजर्स भी फॉलो किए जाते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करे। एड्स दी जाती हैं रेडियो में, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, राइट। लेबर प्रैक्टिसेस, लेबर प्रैक्टिसेस क्या है कि एम्प्लॉय स्केड्यूलिंग to cover business needs without overspending. Some retailers hire younger, lower wage workers to save cost. तो लेबर प्रैक्टिसेस का भी ध्यान रखना चाहिए। कई रिटेलर्स तो क्या करते हैं पैसा बचाने के चक्कर में यंग लोगों को हायर कर लेते हैं ताकि उनको कम वेजेस देना पड़े। तो आपको ध्यान से देखना है कि कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। देन प्रोसीजर्स, जस्ट अ सेकेंड, या प्रोसीजर्स फॉर एक्सचेंज, रिटर्न एंड ले बाइज, राइट। ले बाय का मतलब क्या होता है? देखो कस्टमर जो है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है, ठीक है। कई बारी नहीं है उसके पास पैसे तो रिटेल स्टोर्स ऑप्शन देते हैं कि आप अभी पूरी पेमेंट मत करो, तो आप इंस्टॉलमेंट में आप आज थोड़ा पेमेंट कर जाइए और बाकी इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। तो गुड्स जो हैं वो रिटेलर्स के पास रहते हैं, ये बहुत बड़ी आइटम्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जब तक पूरा पैसा कस्टमर पे नहीं कर देता। तो रिटर्न एंड रिफंड के लॉज भी
रिटेलर को फॉलो करने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए प्रॉपर। नाउ सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग प्रोसीजर क्या होता है कि 2 एम्प्लॉयज एटलीस्ट होने चाहिए स्टोर ओपन करने के टाइम, ठीक है। 1 एंटर्स और एक अदर वेट्स आउटसाइड इन लॉक्ड व्हीकल विथ फोन। ऐसा होना चाहिए कि एक तो एंटर करे और दूसरा बाहर ही वेट करे। जो आउटसाइड एम्प्लॉय है वो क्यों, जो एक एम्प्लॉय को क्यों बाहर स्टोर के खड़ा रखा जाता है जब एक दूसरा एंटर कर रहा होता है, ताकि कोई भी अगर उसको डाउट हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है, तो वो पुलिस को इमिडिएटली कॉल कर सकता है, सिक्योरिटी को बुला सकता है। और जो इनसाइड गया है एम्प्लॉय, स्टोर के अंदर गया है, वो ही कैन रीलॉक द डोर, डिस अलार्म अलार्म, चेक फॉर इंट्रूडर। तो वो चेक करे स्टोर में सब कुछ ठीक तो है, कोई छुप के तो नहीं बैठा हुआ, एक्सेट्रा। और अगर उसको कुछ गलत लगता है तो he should enter this particular code, Dures code into alarm system। अलार्म सिस्टम में उसको अगर उसको कुछ डाउट हो रहा है, नहीं कोई छुप के बैठा हुआ है, तो उसको ये कोड एंटर करना चाहिए अलार्म सिस्टम में, ठीक है। तो सेव और वॉल्ट डिसअलार्म्ड एट लेटेस्ट प्रैक्टिकल टाइम यूजिंग ड्यूरेस कोड इफ थ्रेटन। तो एकदम अलार्म बज जाता है। कैमरा की सेटिंग्स भी स्टोर को ओपन करने से पहले चेक करनी चाहिए कि कैमरा वर्किंग है या नहीं, ठीक है। और जब सब कुछ ठीक होता है तो पोस्ट ऑल क्लियर सिग्नल विजिबल अंटिल ऑल एम्प्लॉयज अराइव। तो तब वन कैन पोस्ट कि हाँ सब कुछ सही है, तब वो ऐसा सिग्नल जो है आप पोस्ट कर सकते, एम्प्लॉय पोस्ट कर सकता है। क्लोजिंग प्रोसीजर क्या है, जब भी स्टोर क्लोज होता है उस समय का क्या प्रोसीजर है कि कस्टमर की एंट्री जो है वो बंद करनी पहले पड़ती है, ठीक है। तो जो अंदर अभी कस्टमर्स हैं, देखो नए कस्टमर, एक जब टाइम स्टोर का बंद हो जाता है कि हाँ 8 बजे तक स्टोर खुला है, 8 बज गए तो न्यू कस्टमर्स की एंट्री बंद कर दी जाती है और रिमेनिंग कस्टमर्स को टाइम दिया जाता है कि एक एक करके वो स्टोर से जा सकते हैं शॉपिंग करके, राइट। देन कुछ भी अगर सस्पिशियस लगता है तो मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। एंड नया कस्टमर्स की एंट्री मैंने पहले ही बताई है कि अलाउ नहीं होती है। एम्प्लॉयज़ को अपना आईडी कार्ड दिखाना है टू एंटर आफ्टर आवर्स। और वेंडर्स जो हैं अलाउड ओनली विद प्रायर अथॉराइजेशन। वेंडर्स कौन होते हैं, जो रिटेलर्स को सामान देने आए हैं, वो भी तभी अलाउ करेंगे अगर उनको परमिशन मिल गई, राइट। इनिशियल वॉक थ्रू आफ्टर क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद एक वॉक स्टोर में एक राउंड लगाया जाता है, चेक किया जाता है रेस्ट रूम्स वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर फाइनल वॉक थ्रू में कंफर्म किया जाता है। फाइनल वॉक थ्रू क्या होता है कि कैश और वैल्यूएबल सब सेफ हैं, ठीक है, ये दिया जाता है। लाइट्स क्लोज कर दी जाती है। एंड 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज अभी रहते हैं जब तक फाइनल क्लोजिंग नहीं हो जाती। लास्ट एम्प्लॉय जो होता है, जब उसको सब कुछ ठीक लगता है, वेरीफाई कर लेता है, तो ही देन एग्जिट डोर्स आर लॉक्ड। लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट इज स्टोर मेंटेनेंस। स्टोर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कस्टमर्स की नीड्स आजकल बहुत इजीली जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, फैशन के अकॉर्डिंगली दे डिमांड्स कीप्स ऑन चेंजिंग। तो प्रोडक्ट को प्रॉपरली अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस स्टोर का इसलिए बहुत अट्रैक्ट में स्टोर को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, अट्रैक्टिव रहे कस्टमर्स के लिए। सो मैनेज फैसिलिटी मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट इफेक्टिवली। आपको पता है कि स्टोर की मेंटेनेंस रिपेयर करानी हो तो कॉस्ट तो लगेगी, ठीक है, लेकिन 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए रिटेल स्टोर में, राइट। अगर कोई बार बार प्रॉब्लम अकर हो रही है तो वन हैज टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड दिस थिंग कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टोर में रेपिटेटिवली हो रही है, राइट। मेंटेनेंस रिपोर्ट भी होनी चाहिए। देन टाइमली फिक्सचर इंस्टॉलेशंस होना चाहिए कि कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो दैट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड टाइमली। एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम होने चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होने चाहिए स्टोर्स में, राइट। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए इनवॉइसिंग के। एंड मेंटेन क्वालिफाइड मेंटेनेंस प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकते हैं। नाउ
मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। सो यहाँ पे क्या है, देखिए, व्हाट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट प्रोसेस? इट यूजेस 100% वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यूज होता है, राइट? तो एम्प्लॉयज जो है और सर्विस रिक्वेस्टर्स कैन रिक्वेस्ट मेंटेनेंस वाया वेब ब्राउजर। तो एम्प्लॉयज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, टेक्नीशियंस आते हैं, ठीक है, एंड उनको जॉब्स दी जाती है। तो देखिए, बिल्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वेब टेक्नोलॉजी फॉर रिलायबिलिटी एंड ईज। तो यहाँ पे इन सिंपल, आपको इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये वाला टॉपिक, तो आपको बस यही समझना है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन के यूज से जो है मेंटेनेंस की जाती है। एडवांटेजेस क्या है वेब बेस्ड का मेंटेनेंस मैनेजमेंट का? क्विकली सेटअप हो जाता है फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट, सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, और वेंडर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है। देन मेंटेनेंस रिकॉर्ड, आप की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है उसको इजीली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, एंड प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलियर, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ओवरऑल कम हो जाते हैं। तो वेब बेस्ड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है? ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप जो है स्टोर का मेंटेनेंस जो है पूरा ट्रैक कर सकते हो, राइट? देन टिपिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट मेंटेन। तो रिटेल स्टोर can set preventive maintenance schedule for items like flooring, ceiling fans, windows glass। इन यूनिट्स के लिए जो है कैन सेट द मेंटेनेंस शेड्यूल। ये सारे जो मैं कर रही हूँ, राइट, कि इनके लिए कंप्यूटर्स के लिए क्या मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए, पाइप्स और प्लम्बिंग के लिए क्या होना चाहिए, लाइटनिंग के लिए क्या मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए। तो रिटेल स्टोर्स ये जो है सेट कर सकते हैं हर आइटम के लिए अलग अलग मेंटेनेंस शेड्यूल। सो दिस इज अ वन शॉट रिवीजन वीडियो, राइट? तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है? कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो यू कैन इजीली गो थ्रू द सेशन 1 2 3 4 again. Anything you want from my end, like if you want the notes, please put it in the comment section. I will be glad to help you. Thank you for watching the video.